हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचेबी। आज के लेक्चर में हम लोग तफसील से डिस्कस करेंगे, इस चिनुआ एचेबी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। उसके अलावा हम नॉवल का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये नॉवल पब्लिश कब हुआ था, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, लिटरेचर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन से थीम्स और सिम्बल्स जो हैं इस नॉवल में यूज़ किए गए हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। चिनुआ एचेबी 16 नवंबर 1930 नाइजीरिया में पैदा हुए थे और 21 मार्च 2013 बॉस्टन मैसाचुसेट्स में इनकी डेथ हुई थी। असल में चिनुआ एचेबी एक नाइजीरियन नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने वेस्टर्न सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताया है अफ्रीकन ट्रेडिशंस, कस्टम और वैल्यूज़ के ऊपर अफ्रीकन सोसाइटी के, और बहुत ही अनयूजुअल वे में इस इम्पैक्ट को उन्होंने डिपिक्ट किया है। इनकी जो थीम्स हैं मेन, वो इन्होंने ज़्यादातर अपने जो अफ्रीकन सोसाइटी है उसके बारे में लिखा है। और क्योंकि ये एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं चिनुआ एचेबी, लिहाजा इन्होंने कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट जो है अफ्रीकन सोसाइटी के ऊपर उसके बारे में ज़्यादातर लिखा है। इनके नोटेबल वर्क्स में अ मैन ऑफ द पीपल, एंथिल ऑफ द सवाना, एरो ऑफ गॉड, होम एंड एग्जाइल, थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनका राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। इन्होंने अपने राइटिंग्स में जो डिक्शन यूज़ किया है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके अलावा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत सिंपल है। हालांकि ये सिंपल राइटिंग्स लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा इनका जो स्टाइल है वो एक फॉर्मल सेंस जो है वो क्रिएट कर देता है। उसके अलावा सिंबल्स का ऐसा अनयूजुअल यूज़ करते हैं जो कि इनकी राइटिंग्स को चार चांद लगा देता है। ठीक है, उसके अलावा जी ये नॉवल जो है कौन से जॉनरा में फॉल करता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये है एक नॉवल और हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल है। ठीक है, उसके बाद जी हम देखेंगे ये स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो स्टोरी है नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, ये चिनुआ एचेबी का नॉवल जो है, इसमें नाइजीरियन विलेज यूमोफिया के बारे में बात की गई है और 1880s के अराउंड ये जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है, जिसमें किसके बारे में बताया गया है। ये असल में जो अफ्रीकन जो सोसाइटी थी उस टाइम पे 1880s के टाइम पे, वहाँ पे क्या बयान किया गया था, कौन से रिलीजन यूज़ किए गए थे और किस तरह की जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स चली आ रही थी और कौन कौन सी ट्रेडिशंस थी उसके बारे में बताया गया है। उनकी वर्शिप क्या थी, सेक्रीफाइसेस, वॉर, और ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये इस स्टोरी में रिवील हो जाता है। उसके अलावा जी इस अगर नॉवल की सेटिंग के बारे में बात कर ली जाए तो ये नाइजीरियन सोसाइटी जिसमें एक इग्बो सोसाइटी है वो डिपिक्ट की गई है, और ये स्टोरी जो है एक गांव यूमोफिया में ज़्यादातर प्लेस करती है। और अगर सेटिंग को ओवरऑल हम देखें तो ये नाइजीरिया की ही स्टोरी है। अच्छा, लिटरेरी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो थिंग्स फॉल अपार्ट रीडर्स को इग्बो सोसाइटी में उस टाइम पे, ठीक है, अब जी क्योंकि ये कौन सा टाइम था, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, राइटिंग्स जो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। तो जो भी कॉलोनाइजर्स थे उनके आने के बाद जो जो चेंजेस हुई थी उनका जो इम्पैक्ट था वो उस सोसाइटी के ऊपर वो दिखाया गया है। और ये रीडर्स को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी इसी वजह से डेवलप होता है कि कॉलोनाइजर्स का जो इम्पैक्ट है वो, और दूसरा उनकी वजह से कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े थे ट्रेडिशंस के ऊपर, जेंडर के ऊपर और फैमिली रिलेशंस के ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े थे उसके बारे में ये तफसील से बताता है। लिहाजा इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। अब जी मेजर कैरेक्टर्स जो हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ओकोंको, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है और ट्रेजिक हीरो भी है। ठीक है, अब ये जो ओकोंको का कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिनिटी को, और उसके अलावा ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग रेसलर है जिसने अपना नाम खुद ही बनाया है। और सबसे ज़्यादा ये अशेम्ड रहा है अपने फादर की वजह से कि उसका बाप जो था वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो फेमिनिन लाइक थी। ठीक है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड रहा है। वो चाहता है कि उसके बच्चे ऐसे ना हों, लिहाजा वो अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करता है इसी वजह से, क्योंकि ओकोंको ने खुद हंगर को फील किया है, पॉवर्टी देखी है, लिहाजा वो इतना हार्ड वर्किंग है। वो चाहता है कि उसकी फैमिली को वो सब कुछ फेस ना करना पड़े जो ओकोंको ने खुद फेस किया है। उसके बाद जी दूसरा कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर नुआई का कैरेक्टर। नुआई जो है ओकोंको का सबसे बड़ा बेटा है, और जो ओकोंको जो है वो उसे समझता है कि वो बहुत ही वीक और लेज़ी है। वो बिल्कुल ऐसे नुआई का जो कैरेक्टर है, वो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसमें फॉल्ट्स हैं, कुछ फ्लाज हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि जो ओकोंको है उसके फादर में थे। लिहाजा बहुत ज़्यादा सख्ती करता है ओकोंको उसके ऊपर, उसे मारता भी है, पनिश भी करता है उसे, और वो चाहता है कि नुआई जो है वो उसके बाप की तरह ना बने बल्कि वो भी एक हार्ड वर्किंग बने और उसमें मैस्कुलिनिटी आ जाए। ठीक है, नुआई का कैरेक्टर हो गया। उसके बाद है जी एजिनमा। एजिनमा जो है इसकी सेकंड वाइफ की, अब ये बेटी है ओकोंको की,
और ये किससे है? ओकोंको की सेकंड वाइफ से। ओकोंको ने 4 शादियां की होती हैं, लिहाजा सेकंड वाइफ से जो इसकी बेटी है अजिन्मा, ये बहुत ज़्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत करता है लेकिन जताता नहीं है, क्योंकि इसे ऐसे लगता है अगर मैं अपने बच्चों से अपना प्यार जताऊँगा तो मैं कमज़ोर नज़र आऊँगा, ठीक है। और इस वजह से ये अपने बच्चों को इग्नोर करता रहता है। हालांकि ये इतना एडमायर करता है अपनी बेटी को, ये चाहता है कि काश ये लड़की ना होती, ये लड़का होती। और ये चीज़ किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? ये उसकी एडमिरेशन को ज़ाहिर करती है। अजिन्मा जो है, इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाया गया है टुवर्ड्स हर मदर, और ये इतनी फ्री है अपनी मदर के साथ कि वो उसे उसके नाम से ही पुकारती है, ठीक है। इसका जो रिलेशनशिप है अपनी मदर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। उसके बाद है जी इकीमेफुना। इकीमेफुना एक वो लड़का है जो ओकोंको को उसके नेबर विलेज ने दिया था। अब जी ये इसका अपना बेटा तो नहीं है, लेकिन शुरू से क्योंकि ये इसकी परवरिश किसने की है? ओकोंको ने इकीमेफुना की, लिहाजा ये उसका बेटा ही माना जाता है और इकीमेफुना ओकोंको को फादर ही कहता है। और ये जी सबसे बड़ा बेटा है उसका, अगर मुँह वाला बेटा है, ठीक है। और इसकी जो अफेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है ओकोंको की इसकी तरफ, ये बहुत एडमायर करता है। लेकिन उसके अलावा ये जी ओकोंको बिल्कुल वैसे ही जैसे ये अजिन्मा से अपना अफेक्शन शो नहीं करता, बिल्कुल वैसे इकीमेफुना से भी अपना प्यार नहीं जताता। इसको ऐसे लगता है कि अगर मैं अपने बच्चों से प्यार करूंगा तो सोसाइटी में उनके जो विलेज है उसमें सबको ऐसे लगेगा कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। मिस्टर ब्राउन जो मिशनरी है अब यूमोफिया में, क्योंकि ये वाइट मिशनरी कौन है? यूमोफिया क्या है? वो विलेज है जहाँ पर ये स्टोरी टेक प्लेस कर रही है। मिस्टर ब्राउन ये वो जो कॉलोनाइज़र्स हैं उनमें सबसे पहला मिशनरी कौन है? मिस्टर ब्राउन ही है, जो कि अब वहाँ पर आकर लोगों को बताते हैं उनके रिलीजन की, क्रिश्चियनिटी के बारे में। और दूसरा इसका जो एग्रेशन है वो शो दिखाया गया है। उसके अलावा जी ये चेंज करना चाहते हैं यूमोफिया की इग्बो सोसाइटी को और उनके नॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश करना चाहता है। रेवरेंड जेम्स स्मिथ जो है ये भी मिशनरी ही है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मिस्टर ब्राउन था, लेकिन ये मिस्टर ब्राउन से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये मिस्टर ब्राउन की जगह पर आया था, और क्योंकि मिस्टर ब्राउन जो था वो भले ही चेंज करना चाहता था इग्बो सोसाइटी को, लेकिन मतलब कि जो भी उस सोसाइटी के नॉर्म्स थे उनको वो ना रिस्पेक्ट देता था। लेकिन जो स्मिथ है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो चाहता है कि जो लोग अपना रिलीजन चेंज कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ आ रहे हैं, अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को बिल्कुल ही छोड़ कर आएँ, उनकी कस्टम को बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं देता। इसका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव दिखाया गया है। उसके बाद है जी ओचेंडो। अब ये कौन है? ये इसका ओकोंको का अंकल है। जब पेनाल्टी मिलती है, पनिश किया जाता है ओकोंको को और उसे अपने गांव यूमोफिया से एग्जाइल कर दिया जाता है, तब जो ओकोंको है वो और उसकी फैमिली पनाह लेते हैं ओचेंडो के पास वाले गांव में जाते हैं और वहाँ पर जाकर इसके साथ रहते हैं। अब ओचेंडो का जो कैरेक्टर है वो कंट्रास्ट में दिखाया गया है ओकोंको के। ओकोंको क्योंकि एक ट्रैजिक हीरो है, इसके कंट्रास्ट में जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो इसका दिखाया गया है। वो किस तरह से कि दोनों ने ही मतलब कि बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अब जो ओचेंडो है इसने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ये भी बहुत हार्ड वर्किंग है और इसने अपनी फैमिली के बहुत सारे मेम्बर्स को बरी किया है। इसका मतलब है कि इसने अपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को अपनी आंखों से ही मरते देखा है और उन्हें दफनाया है, ठीक है। अब ये इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो बहुत ही सपोर्टिव है और उसके अलावा ये मॉरल सपोर्ट भी देता है ओकोंको को। द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है और ये अथॉरिटेटिव फिगर है। वो किस तरह से कि ये उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो मतलब कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो किस तरह से अगर बात की जाए कि जो गांव था, जो उनका यूमोफिया का गांव था, उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? यही कमिश्नर ही कंट्रोल कर रहा था। और इसके ये एक तो इसके दिल में अफ्रीकन कल्चर के लिए और कस्टम्स के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और दूसरा लोगों को चेंज करने की कोशिश करता था और इसने किसका साथ दिया था? कॉलोनाइजर्स का साथ दिया था। यूनोका कौन है? यूनोका जो है ओकोंको का फादर है, जिसकी स्टार्ट में जब नॉवल स्टार्ट होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं वो फेमिनिन लाइक हैं, यानी कि ये लेज़ी था, बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्च था और उसके अलावा इसने कभी भी अपनी फैमिली को खुश नहीं रखा और उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं की, क्योंकि ये कर्ज़े लेता था, बहुत ही ज़्यादा कर्ज़े लेता था अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, और उन्हें कभी भी वापस नहीं करता था। हमेशा गैम्बलिंग करता रहता था और उसके अलावा जो भी इसके पास पैसे आ जाते थे तो वो ये ड्रिंकिंग करता रहता था और अपने ख़ानदान पे खर्च नहीं करता था, जिसकी वजह से इसके फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी की लाइफ स्पेंड की थी। लेकिन उसके अलावा, इन नेगेटिव पॉइंट्स के अलावा, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी था और एक टैलेंटेड म्यूजिशियन भी था,
ठीक है। एक्वेफी कौन है? एक्वेफी जो है ओकोंको की सेकंड वाइफ है, जो कि विलेज ब्यूटी के नाम से, ब्यूटी ऑफ द विलेज जिसे भी कहते थे उसकी जवानी में, ठीक, वो भी कहा जाता है, जो कि अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़कर आ जाती है ओकोंको के पास, और इसके जो 9 बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, मतलब कि ये कंसीव नहीं कर पाती, और इसकी जो लास्ट चाइल्ड है वो एजिनमा है। इस वजह से भी, क्योंकि इसके पहले बच्चे जो हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाते, तो ये एजिनमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और उसके अलावा काइलो जो है, जो कि एक गॉडेस है और प्रीस्ट है, उसकी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है। अब काइलो का जो कैरेक्टर है वो ये है कि यूमोफिया में जो एक प्रीस्ट का फीमेल प्रीस्ट जो है वो काइलो ही है, जो कि वीडो है, जिसके 2 बच्चे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है एजिनमा को और उसे अपनी बेटी भी कहती है। इसकी क्लोज़ फ्रेंडशिप है एक्वेफी के साथ। उसके अलावा जी ये एजिनमा को लेकर जाती है अपनी पीठ पर उठाकर, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसकी सोल को प्योरीफाई करने के लिए। मिस्टर कियागा का जो कैरेक्टर है वो जो क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों को लेकर आ रहे होते हैं, ये भी उस प्रीस्ट का ही कैरेक्टर है। मिशनरी है, ये भी वाइट मिशनरी है, जो कि लोगों को वेस्टर्न रिलीजन की तरफ लेकर आ रहा है। अब जी हमारे पास कैरेक्टर्स तो हो गए कंप्लीट। अब हम देखेंगे थीम्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं इस नावल में। अब जी इस नावल में कॉलोनाइजेशन और उसके इम्पैक्ट जो है वो बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट थीम है। उसके अलावा फैमिली, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। मैस्कुलिनिटी है, रिलीजन है, ट्रेडिशन वर्सेस चेंज, फेट वर्सेस फ्री विल, और लैंग्वेज, ये हम देखेंगे 1 बाय 1 कि किस तरह से यूज़ किए गए हैं। अब कॉलोनाइजेशन और उसके इम्पैक्ट क्या हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है ये नावल जो है ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का आर्ट है, लिहाजा चिनुआ एचेबी ने जब भी लिखा है कॉलोनाइजर्स जो थे उनके रिस्पांस में ही लिखा है। अब जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, इसमें जो छोटा सा गांव था यूमोफिया, वो उसमें जब वाइट मिशनरीज़ आ जाती हैं और वो कौन कौन सी चेंजिंग्स लाना चाहती हैं, ये उसके बारे में बताया गया है। वो लोग आकर क्या चाहते हैं, वो उनका मोटिव जो होता है, पहले तो वो ये कहते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम तुम्हें एजुकेट करें और दूसरा तुम लोगों को सिविलाइज़ करें। लेकिन जो यूमोफिया के लोग होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनके जो कस्टम्स हैं, उनकी जो भी ट्रेडिशंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहें। लेकिन जो कॉलोनाइजर्स हैं उनका क्या होता है, वो कहते हैं कि हम सिस्टम बनाएंगे, हम लॉज बनाएंगे और वो सारे के सारे इग्बो सोसाइटी को मानने ही पड़ेंगे। मैस्कुलिनिटी का जो थीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब नॉवल स्टार्ट होता है और बताया जाता है ओकोंको का कैरेक्टर, तो वो बहुत ही एक मैस्कुलिन कैरेक्टर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पर हम लोगों के सामने आता है। मैस्कुलिनिटी भी एक इस तरह से बहुत बड़ा थीम है, बहुत ही एक मेजर अगर देखा जाए पॉइंट है इस नावल का, वो किस तरह से कि जो ओकोंको है वो उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ही यही होता है, ठीक है। उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो यही है कि वो हर वक्त खौफ में होता है कि वो अपने बाप की तरह ना बन जाए, ठीक है। वो नहीं चाहता कि वो अपने बाप की तरह बन जाए, और दूसरा अपने बच्चों के लिए भी, अपने बेटों के लिए भी वो यही चाह रहा होता है कि उसके बेटे भी उसके बाप की तरह ना बने बल्कि उसकी तरह बने। लिहाजा वो जो उसको ठीक लगता है, वो एक तो रेसलर है बहुत अच्छा, दूसरा वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर भी है जो यम्स ग्रो करता है, और उसके अलावा वो अपनी बीवी को भी मारता है यही शो करने के लिए, मैस्कुलिनिटी को शो करने के लिए, और अपने बच्चों को भी, अपने बेटों के ऊपर सख्ती करता है, उन्हें मारता भी है, वो भी किस वजह से, यही मैस्कुलिनिटी को शो करने के लिए। उसके बाद है जी एक इम्पॉर्टेंट थीम फैमिली का। अब फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे 2 तरह की मतलब बयान की गई हैं। एक जो ओकोंको की जो अपनी फैमिली है, और दूसरा इसके जो फादर ने उनके साथ किया था। आप यूनोका का जो कैरेक्टर है वो हम लोगों ने देखा है कि उसने अपनी फैमिली के ऊपर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी, ठीक है। उसे कोई परवाह नहीं थी अपनी फैमिली की। वो गैम्बलिंग करता था, वो ड्रिंकिंग करता था, उसके पास जब भी कोई पैसे आते थे तो वो खुद ही खर्च कर लेता था अपने ऊपर, और दूसरा अपने दोस्तों से कर्ज़े भी लेता था जो कि कभी वापस नहीं करता था। तो इस वजह से इसकी फैमिली को क्या करना पड़ा था, बहुत ही पॉवर्टी की लाइफ गुजारनी पड़ी थी। लेकिन ओकोंको ने उसके कंट्रास्ट में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और अपनी फैमिली को उसने अच्छी लाइफ दी, और दूसरा गांव का भी, यानी कि उस विलेज का भी एक वेल नोन पर्सन बन गया और रिच पर्सन बन गया। फैमिली का ये हो गया कैरेक्टर। और दूसरा है हमारे पास रिलीजन। अब यहाँ पे एक तो वो रिलीजन था जो यूमोफिया के लोग फॉलो कर रहे थे, इग्बो सोसाइटी की जो इग्बो कम्युनिटी थी, वो लोग जो रिलीजन फॉलो कर रहे थे, उनके जो गॉड और गॉडेसेस थी, उनकी प्रैक्टिसेस थी, ये सारा कुछ बताया गया। लेकिन जो दूसरा रिलीजन आता है, जो वाइट मिशनरीज़ चाहते हैं कि वो वेस्टर्न रिलीजन को भी यहाँ पर इम्पोज कर दें, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ लाना शुरू कर दिया था और उनका जो रिलीजन था वो भी चेंज कर दिया था। ट्रेडिशन वर्सेस चेंज। अब यहाँ पे दोबारा से वही बात आ गई कि जब कॉलोनाइजर्स आए थे वो क्या चाहते थे कि वो उनके ट्रेडिशंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। मिस्टर कियागा जो है और उसके अलावा मिस्टर स्मिथ जो है, वो सारे के सारे क्या चाहते हैं, उनकी ट्रेडिशंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और जो वेस्टर्न ट्रेडिशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इम्पोज कर दी जाएँ।
फेट और फ्री विल की बात अगर की जाए तो ओकोंको जो है वो क्योंकि एक ट्रैजिक हीरो है, उसकी फेट में क्या था कि उसने मतलब सुसाइड करनी ही करनी थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे फ्री विल की जब बात आ जाती है तो उसका जो ट्रैजिक फ्लॉ था फेट में वो क्या था कि वो हमेशा ही अफ्रेड रहता है, इस बात से खौफज़दा रहता है कि कहीं वो अपने बाप की तरह ना हो जाए। और उसकी फ्री विल क्या थी कि उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक रेसलर बन गया है। दूसरा वो एक बहुत ही रिच पर्सन है और हार्ड वर्किंग है। दूसरा वो यम्स ग्रो करता है, फार्मर भी है। तो ये क्या है, उसकी फ्री विल है। अब फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस नावल में बयान किया गया है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ची। ठीक है, अब ची का जो कॉन्सेप्ट है उसके हम सेपरेट भी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्री विल के बारे में अगर बात की जाए तो ची जो है वो हर एक का स्पिरिचुअल गॉड होता है। लिहाजा जो इग्बो सोसाइटी के लोग हैं वो कहते हैं कि ओकोंको ने हर बार जब यस कहा है अपनी ची को तो उसकी ची भी एग्री कर गई है, यानी कि उसका जो फॉर्चून है, उसका गुड लक है, उसकी जो फ्री विल है वो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ची इस नावल में बयान किया गया है। अब जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो भी इस नावल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लैंग्वेज यूमोफिया के लोगों की जो कि उनकी ट्रेडिशनल थी, जो सदियों से चली आ रही थी, और दूसरा वो वाली लैंग्वेज जो कॉलोनाइजर्स ने आकर वहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की है। अब जी अगर हम सिंबल्स के बारे में बात करें इस नावल में, एगवोगो, अब ये कौन होते हैं? ये जी लोकस्ट्स हैं, यम्स हैं, फॉक टेल्स हैं और फायर है द मदर ऑफ स्पिरिट्स। एगवोगो जो है ये एक मतलब कि जो एंसेस्टर्स होते हैं विलेज के। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि भेस बदल कर बैठ जाते हैं और जो कंट्रोलिंग पावर होती है उस विलेज की, जैसा कि एक सोसाइटी और जो जरगा होता है, जैसे पंचायत बैठती है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अब यूमोफिया के 9 जो होते हैं इग्बोगो होते हैं, जिसमें एक मेंबर कौन होता है जो कंट्रोलिंग पावर होती है, उसमें ओकोंको भी एक मेंबर होता है इसी सोसाइटी का, जिसको रिप्लेस कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट। और वो लोग चाहते हैं कि उससे जब उसे एग्जाइल किया जा रहा होता है तो उसे रिप्लेस कर देते हैं। जब उसे अनमास्क किया जाता है, ये लोग क्या काम करते हैं, मास्क पहनकर बैठ जाते हैं और सारे फैसले करते रहते हैं गांव के, और एक मतलब कि रिलीजियस इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे लोकस्ट का जो सिंबल यूज़ किया गया है, लोकस्ट जब आती हैं यूमोफिया में तो वो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। बिल्कुल ऐसे ही ये सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है कि जो कॉलोनाइजर्स उस टाइम पे आए थे, वाइट मिशनरीज़, वो लोकस्ट किसको सिंबलाइज कर रही हैं, उन वाइट मिशनरीज़ को, कि उन्होंने आकर जो इग्बो सोसाइटी थी, यूमोफिया का जो कल्चर था उसे तबाह कर दिया था। यम्स जो है यहाँ पे ये एक सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी हैं। वो किस तरह से, ओकोंको के लिए यम्स सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है और इसे सिर्फ कौन ग्रो करता है, आदमी, मैन ही ग्रो कर सकते हैं। बाकी जो कोको यम्स हैं या फिर जो बीन्स हैं वो दूसरी क्रॉप्स वो औरतें ग्रो करती हैं, लेकिन ये क्योंकि सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी है और इसे सिर्फ मर्द ही ग्रो करते हैं, और ओकोंको चाहता है कि उसके बेटे भी इसे ग्रो करें। जो फॉक टेल्स हैं वो फेमिनिटी को, यानी कि फेमिनिज्म को शो कर रहे होते हैं। फॉक टेल्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन रही है मदर और डॉटर के बीच, और जो नवॉय है, नवॉय का कैरेक्टर जो ओकोंको का बेटा है, उसके लिए भी ये एक बहुत ही ये इंटरटेनमेंट का ज़रिया रहा होता है, इम्पॉर्टेंट। अब ओकोंको चाहता है कि उसका बेटा क्योंकि मैस्कुलिनिटी दिखाए, लेकिन उसके बेटे की ख्वाहिश क्या होती है कि वो औरतों की बातें करे, और दूसरा उनके फॉक टेल्स जो है वो सुनाते रहे, फेरी टेल्स एक दूसरे को सुनाते रहे। फायर का जो सिंबल है वो एक बहुत ही यानी कि ह्यूज मीनिंग दे रहा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग जो है और फ्री विल को जाहिर कर रहा है, क्योंकि जो कैरेक्टर ओकोंको का है उसके बारे में नैरेटर ने भी कहा है और दूसरा गांव के लोग भी कहते थे कि इसकी जो फ्री विल है, इसकी जो भी इसकी पावर है वो बिल्कुल फायर की तरह है। द मदर ऑफ द स्पिरिट्स कौन है कि जब इग्बो कम्युनिटी में एग्वोगो को अनमास्क किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि अनमास्किंग यानी कि मर्डर ऑफ द गॉड, यानी उनका जो देवी देवता हैं उनकी जो स्पिरिट्स हैं उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे, ये उसे सिंबलाइज़ कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है लेक्चर का, क्योंकि हमने थिंग्स वाला पार्ट की अभी समरी भी नहीं की और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी नहीं किया, जो कि हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।